मेरे आज के गेस्ट हैं द बिगेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर ऑफ ऑल टाइम्स, सेंसिबल, कॉन्फिडेंट, डेयरिंग एंड अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी. प्लीज वेलकम द इनविंसिबल स्टोरी टेलर, माय फादर, मिस्टर सलीम खान. Daddy, welcome on the show. Thank you. Or should I call you the big daddy of storytelling? Better that. जब आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, जो हुआ है वो आप जैसा चाहते थे वैसा हुआ या this is how it was meant to be? तो मैंने एमए ज्वाइन कर लिया था जी. बीए करके एमए ज्वाइन कर लिया था क्योंकि कुछ करने को नहीं था तो चलो ये कर लेते हैं. लोग आते थे फिल्म वाले तो वो मुझे ऑफ़र करते थे इंदौर में, बुला के पूछते भी थे कि लड़का कौन है. एक प्रोड्यूसर मिल गए, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम बम्बई आ जाओ तो मैं तुम्हें एक्टर बना लूँगा, कि अमरनाथ नाम था उनका. वहाँ उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए और कहा कि बम्बई आ जाना, तो मैं चला आया. अब यहाँ आके बहुत ही टप्पे खाने पड़े. मरीना गेस्ट हाउस में रहता था, एक कमरे में 2 बेड थे, तो एक तो मैंने ले लिया था 55 रुपीज़ में और दूसरा जो वो है तो उसमें एक नया आदमी आया था, वो खर्राटे जो लेता था, स्नोरिंग करता था, वो रिदम में नहीं होते थे. कभी कोई खर खट खर खट, कभी कोई खर 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 खर, मैं उड़ जाता था देखने वाला. तो मेरी रात भर की नींद जो थी वो देखता था अब ये इसका आवाज़ कैसे आएगी, अब ये नींद ही नहीं आती थी. तो मेरा पहला एम्बिशन ये था कि मैं 110 में ये फैला ये पूरा रूम ले लूँ कि इसमें बेड पे कोई आए नहीं. मगर वो मेरी एम्बिशन पूरी नहीं हुई. तो छोटे छोटे रोल करने लगे, फिर ऐड मिलने लगे, मगर ये कि इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर रही थी. जैसे उस ज़माने में तलवारबाजी की पिक्चरें बनती थीं और ए बी और सी पिक्चरें बनती थीं, और सी जो बिल्कुल ही हमारे जैसे लोग आते थे वो, तो 2-3-4 पिक्चरों में काम भी किया, मगर वहाँ रुकने का इरादा नहीं था. तो मैंने अपने आप को जब देखा स्क्रीन के ऊपर तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो वो है प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्ट नहीं करता है व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू कन्वे. मैंने कहा कि ये काम मैं पीक पे नहीं जा सकूँगा, मतलब आई नेवर बी एबल टू टच द पीक कि यार क्या दिलीप कुमार के बराबर एक्टर हो गए या मार्लन ब्रांडो के बराबर एक्टर हो गए. तो वो जो था वो दिल में था कि अगर कोई काम करेंगे, जैसे क्रिकेट भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, फ्लाइंग भी छोड़ दी, ये भी छोड़ दिया, मगर इसमें लगा कि यहाँ हमारा करियर बन सकता है, मगर एज एन एक्टर नहीं. तो आपको कहीं लगा था कि आपके अंदर एक लेटेंट राइटिंग का टैलेंट उस वक्त भी था कि बाद में आपने डिस्कवर किया कि मुझे कुछ और करना चाहिए? मैं अपने दोस्तों के लव लेटर्स लिखा करता था. अच्छा. तो दैट वाज द ओनली राइटिंग आई डिड इन इंदौर. और जब मैं बॉम्बे आ गया तो वो सब बर्बाद हो गए, वो सबके सब. वो बोलते भी थे कि तुम चले गए और हमारे लेटर्स का स्टैंडर्ड गिर गया एकदम. अच्छा, इस वजह से छोड़ दिया उन्होंने. मुझे लगा कि उनके अफेयर हो गए इसकी वजह से बर्बाद हो गए. शादी करके चली गई सबके सब. तो वो दैट वाज द ओनली राइटिंग आई हैड डन. मगर मुझे पता नहीं क्यों ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ये काम कर सकता हूँ. और बहुत उसमें उस ज़माने में फिल्में बनती थी, 10 गाने होते थे, हीरो जो बड़ा पैसे फील होता था, मालिक मुझे माफ़ कर दो, सर बहुत मेलोड्रामा होता था. एंड हमारी ट्रेनिंग हुई थी इंग्लिश फिल्मों पे कि मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ें हैं, जल्दी करो, निकलो यहाँ से. तो वहाँ मुझे लगा कि मैं इसमें राइटिंग में आई विल कुछ 110% आई डू इट. तो मैंने मेरी पहली पिक्चर थी 1965 में एज ए राइटर. अच्छा. जो ब्रिज सदाना ने बनाई थी, वो पिक्चर चली थोड़ी बहुत वो, मगर वो मेरा पहला राइटिंग था. अच्छा. और वो कहानी मैंने बेची थी दादा मुनि को, अशोक कुमार साहब को. तो मैंने उनको सुनाई तो उन्होंने कहा ये कहानी मेरी हो गई, और मुझे उन्होंने पैसे दिए और कहा कि ये किसी को देना मत. तो वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई राइटिंग की. और एक स्टेटमेंट था मेरा जो मैंने अबरार साहब किया, कभी थोड़े दिन की मैंने काम किया. मैंने कहा कि एक ज़माना आएगा कि अपना राइटर जो फिल्म राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसे लेगा.
तो कहा कि क्या कहा आपने? सुन लिया था उन्होंने, मगर फिर भी कहा कि क्या कहा आपने? तो मैंने कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि फिल्म राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसा लेगा, इसलिए कि राइटर को तो कुछ मिलता ही नहीं था, नहीं मिलते थे, राइटर को तो कुछ भी नहीं मिलता था। और राइटर को मतलब ये था कि कई मरतबा ये होता था कि अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते थे तो कहते थे कि बस पकड़ के आ जाओ या ट्रेन से आ जाओ, गाड़ी में नहीं बैठा देते थे, ठीक है तुम आप आ जाओ। तो मैंने कहा भाई दिलीप कुमार 12 लाख रुपए लेता है तो क्या राइटर को 12 लाख रुपए मिलेंगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं। मैंने कहा अगर कंसिस्टेंटली अगर ये प्रूफ करते चले जाओ कि ये पिक्चर स्क्रिप्ट पे चली है, ये पिक्चर स्क्रिप्ट पे चली है, डेफिनेटली मिलेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो ये सामने बात ये की है, दूसरी कहीं जाके और बात करोगे तो लोग पागल कहेंगे, मगर ये कॉन्फिडेंस था। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए या इतनी इज्जत राइटरों को देने के लिए? एक सोच ही अलग थी। ये जो हीरो था ना, ये गेम चेंजर है हमारा ये हीरो, ये जंजीर का जो है एंग्री यंग मैन, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक यू टर्न लिया। तो बट वो टाइम आया कि एक्टर के बराबर पैसे लिए, बल्कि इन सर्टेन फिल्म्स के वो ज़्यादा ही लिए। तो आपको लगता है ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी का रुख बदला है? मैं राज साहब और दिलीप साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था और उनसे पर्सनल रिलेशन भी थे और वो मुझे बिल्कुल अपने बराबरी का ट्रीट करते थे। तो उनको काफ़ी हैरत होती थी कि इस उम्र में इसने इतना पढ़ा है ऑल दैट। मतलब इतना पढ़ता था कि एक छोटी सी लाइब्रेरी थी माहिम में, विक्टोरिया लाइब्रेरी, तो वहाँ जब मैं जाके खड़ा होता था उसके सामने तो उसने कहा कि कोई नई किताब नहीं है, आपने सब पढ़ ली है। अच्छा। तो इतनी रीडिंग होती थी। अच्छा। मैं बैठा हुआ था राज साहब के साथ, वो एक रशियन औरत थी, वो भी आई हुई थी। तो उसने आई, वो रशियन औरत ने पूछा कि इज ही योर सन? नो ही इज़ नॉट माई सन बट ही इज़ मोर देन माई सन। और उनका मैंने ट्रिब्यूट लिखा है, जी हाँ, जिसका कि वो मैंने करा लिया है ऑडियो। बट वो ऑडियो में ही पूरी कहानी उनकी लाइफ की जो आपने उनके साथ एक्सपीरियंस किया, 20 मिनट्स के अंदर पूरी उनकी कहानी राज साहब की पेशावर से लेके वहाँ तक जहाँ तक उनको वो अवार्ड मिला था दादा फाल्के, और लता जी को भेजा था जी। तो लता जी ने सुनने के बाद मुझे फ़ोन किया कि आपने मुझे रुलाया है। अच्छा। हाँ। और किसने आपकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस किया? मैं एक का नाम लूँ और आप बताना कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी का रुख बदला कि नहीं बदला। मेरी मदर सलमा। इत्तेफाक की बात है कि मैं अजीत साहब के घर पे रहा हूँ थोड़े दिन तक, उनका घर खाली था और मेरी वाइफ का, तुम्हारी मदर का घर एकदम सामने ही था। फर्स्ट फ्लोर पे वो थी, मैं था 3rd फ्लोर के ऊपर। तो आना जाना देखना वो तो होता ही था। और भाई जो था छोटा बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था कि मेरे में ताकत बहुत थी, मैं जीप ऐसा उठा लिया करता था पीछे से, टाइगर अंकल। तो हाँ, तो देखने भी आते थे लोग, मशहूर हो गए थे पंजा लड़ाने में। अच्छा। तो उसकी वजह से लोग आते थे पंजा लड़ाने के लिए शाम को। अच्छा। और हार के जाते थे सब के सब। तो वहाँ से पॉपुलरिटी थोड़ी मोहल्ले में बढ़ती चली गई और इनसे दोस्ती भी हो गई। तुम्हारी मदर से छुप के मिलते थे इधर उधर कहीं माहिम की गलियों में, कोई इधर जगह। मैंने कहा कि नहीं, आई वुड लाइक टू मीट योर पेरेंट्स। ये छुप के मिलना, ये झूठ बोलना कि यहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ और ऑल दैट, आई डोंट लाइक इट। जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि सारे हिंदुस्तान के महाराष्ट्रियन एक ही जगह पे आ गए, समझा। वो सब के सब आई और कुशा मामा और निर्मला आंटी और बेबी मौसी और इतने सारे लोग कि मैं आज तक कभी इतना नर्वस नहीं हुआ जितना उस था, समझा। सब मेरे को देखने के लिए आ गए थे, जैसे कोई जू में एक जानवर आया है नया तो देखने चलते हैं, चलिए। और बहुत से मेरे फेवर में भी थे। अच्छा। मगर मेरे फादर इन लॉ थे, उन्होंने कहा बेटा हमने तुम्हारे बारे में मालूमात की है, अच्छे ख़ानदान के लड़के हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आजकल अच्छे लड़के मिलते नहीं हैं, मगर रिलीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरे और आपकी बेटी के 1760, ऐसा मुँह से निकला, 1760 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर रिलीजन विल नेवर बी वन ऑफ देम। वाह। एक्चुअली तो 1760 से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन रिलीजन पे कभी नहीं हुआ। मगर रिलीजन पे कभी नहीं हुआ, इशू ही नहीं हुआ। डैडी, आपकी मम्मी के साथ लव स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मम्मी का नाम शादी से पहले सुशीला था, वो सलमा में कन्वर्ट हो गया।
आपका नाम सलीम से शंकर कैसे हो गया? मेरा नाम शंकर ऐसे हो गया था कि पर्टिकुलरली कि इनकी जो नानी थी, हाजी बोलते थे, वो शी वॉज दी ओनली पर्सन इन द फैमिली, वो मेरे सपोर्ट में थी। अच्छा। तो वो हमेशा मुझे पता नहीं क्यों मुझे कहती थी मलाल शंकर आ रहा, मलाल शंकर आ रहा। तो जब वो बीमार हो गई, RML कॉलोनी में एक बेटा काम करता था, वहाँ रहती थी। तो 2 कमरे थे, तो एक में आजी थी और एक में वो मामा और उनकी फैमिली। तो उनके बेटे की शादी हुई थी, तो उसके लिए कमरा नहीं था। तो वो आजी के कमरे का इंतज़ार कर रहे थे सब के सब, क्या आजी जाएंगी और ये कमरा मिलेगा। मैं गया तो आजी लेटी हुई थी बिल्कुल, एंड सिर्फ सांस लेनी थी और बाकी सब नॉर्मल थे। कोई कमेंट्री सुन रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। मैं भी उसी माहौल में चला गया। तो मैंने कहा कि आजी तुमचा शंकर आला। तो सब ने कहा कि क्या भी बोलने तो क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा आजी तुमचा शंकर आला। फिर उन्होंने कहा तो और हो सकता है कि डेथ भी हो, अभी पता ही नहीं लगेगा। तीसरे मरतबा मैंने बोला कि आजी तुमचा शंकर आला, तो उठ के बैठ गई वो। तो जो वहाँ के जो कमरे जो हाथ से गया उनके इतने दिनों बाद, तो सारा के सारा घर जो था वो मेरी तरफ देखने लगा कि क्या कर दिया तुमने। तो समझे कि मैंने कहा कि यहाँ राइट्स की सिचुएशन हो गई है और अपन माइनॉरिटी में है, निकल जाओ यहाँ से। घर वाले बहुत लव करते थे, प्यार करते थे। तो मम्मी ने आपके साथ ना जिंदगी के अंदर बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन किसी एक स्टेज के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी नीड या कमी की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक और पर्सन का इंट्रोडक्शन आया और वो थी हेलन आंटी। तो वो हुआ कैसे? जी। हेलन आंटी बहुत बड़े प्रॉब्लम में आई उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर। जी। वो काम भी नहीं था, एज भी ऐसी हो रही थी उनकी कि उनको उस किस्म का काम उनको मिलना नहीं हो रहा था। शी केम टू मी और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो हमारा हुआ। तो मैंने उनको कुछ ही दिनों के अंदर कोई 3 पिक्चरें उनकी करवा दी। तो उनका आना जाना शुरू हो गया। अब नॉर्मली जब कोई आदमी ये ऐसा काम करता है तो कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। शी वॉज यंग, आई वॉज ऑल्सो यंग, मगर मेरे का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैंने सिर्फ मदद के लिए किया था। तो शी स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माई जेस्चर्स एंड माई एटीट्यूड और ऑल दैट। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लव इज़ रूटेड इन रिस्पेक्ट। राइट। यू कैन नॉट पॉसिबली लव एनीबडी हुम यू डोंट रिस्पेक्ट। वो जो रिस्पेक्ट जो था धीरे धीरे उनकी तरफ से वो लव में चेंज हो गया। प्रॉब्लम ये था कि उनका कोई था नहीं। उनकी एक मदर थी बूढ़ी, उनकी भी डेथ हो गई। एक भाई था वो एल्कोहलिक था, वो भी चला गया। तो देयर वाज नोबडी। और मुझे ऐसा था कि क्या अगर मैं यहाँ से निकला इसलिए कि कोई भी ऐसा है कि भैया ठीक है मेरी फैमिली मेरे बच्चे हैं, अब जो कुछ होना था तो हो गया, अब ठीक है, वी करेक्टेड। वो मुझे करने में बहुत हुई थी, तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने कंटिन्यू किया और धीरे धीरे एक्सेप्ट हो गई ये चीज़। और ये भी जो है ये मैंने कहा मम्मी से कि ये रिलेशनशिप है मेरा, ऐसा नहीं हुआ। तो कि उन्होंने डिस्कवर किया या किसी ने बताया? नहीं, मैंने खुद ने कहा। ऑब्वियसली उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बहुत अच्छा किया और इसके लिए आपको कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। दिस इज़ एन इमोशनल एक्सीडेंट, किसी के साथ भी हो सकता है। उनको भी ऐसा लगा कि ये मेरी ज़िंदगी से कुछ जान ही रहा है, मेरी किस्मत से कुछ जान ही रहा है, ये एक एक्स्ट्रा है। एंड आई मैनेज्ड इट। आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों ने भी आपको हेल्प किया इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में? कि कई कोई बच्चा रिबेल हो जाता है या रिवोल्ट करता है कि मेरी मदर के साथ ऐसा किया है। कल को सलमान वाज इंडिपेंडेंट आल्सो एट वन स्टेज, ही कुड हैव हैंडल्ड। उस एज में जब बच्चे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे उस रिलेशनशिप को, मैंने बिठाया उनको और मैंने कहा कि बेटा ये है प्रॉब्लम है, मगर एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई नो दैट यू कांट लव Helen aunty as your mother, as you love your mother, but I want the same respect. और मैं आपको आज बैठे बैठे ये बोलना चाहता हूँ कि उस वक्त भले ही हमको थोड़ी सी शिकायतें होंगी या तकलीफ होगी कि यार हमारी फैमिली में ऐसा हुआ या मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए
हमने देखा कि हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे सिचुएशंस आए कि हमसे भी ये चीज़ें हो सकती थी। मतलब वही चीज़ें जिनसे मुझे मेरे बाप से नाराज़गी हो सकती थी या जिससे शिकायत हो सकती थी, ज़िंदगी में आ रही है, वो मेरी ज़िंदगी में आ रही है। और टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है चीज़ों को समझने में। एक बात मैंने बहुत अवॉइड की, मैं झूठ नहीं बोला जी, समझे। सबको मालूम है मेरे रिलेशन है और वो रिलेशन सब ओपन में आ गए थे। तो आप चाहते होंगे कि मेरी बीवी कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्ट कर ले, मेरे बच्चे कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्ट कर ले और एम्ब्रेस कर ले सिचुएशन को। आज हेलेन आंटी खाने पे नहीं आती तो 10 फोन जाते कि भाई कहाँ हो आप, अभी तक आए नहीं। सारे ओकेजन्स में हेलेन आंटी इंक्लूडेड होती हैं, सारे फैमिली मेंबर, शी इज लाइक अ मदर, शी इज आवर मदर ओनली। यू मस्ट बी फीलिंग also happy and proud कि ये चीज़ हुई है। No doubt, undoubtedly it is after having gone through all this, इसके बावजूद भी ये इंटैक्ट रही फैमिली और खुश रही। आप हेलेन आंटी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि व्हाट इज मैं हेलेन आंटी के बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि वो सब तो मैं नहीं दे सकता था जो मैं अपने घर में और अपनी बीवी को दे सकता हूँ। सारी के सारी जो अटेंशन है या सारे के सारे बच्चे हैं, ये सब कुछ है, मगर ये कि जितना भी मैं फेयर हो सकता था मैं रहा हूँ। तो जावेद साहब की एंट्री जब आपकी ज़िंदगी में आई तो कैसे आई और आपने उनके साथ कैसे डिसाइड किया कोलैबोरेट करना, और इसी वजह से उसमें प्रॉब्लम आई तो क्या रीज़न था प्रॉब्लम आने का? तो ये जब मैं काम कर रहा था तो ये असिस्टेंट थे ये, तो मुझे इनमें टैलेंट दिखा जी 110%, और मैंने कहा कि वो सही उसका वो होना भी चाहिए। अब ये डायरेक्टर बनना चाहते थे मगर इनमें एक राइटिंग का टैलेंट था तो मुझे भी ज़रूरत थी किसी पार्टनर की कि जिसके साथ मैं बात कर सकूं, ये कर सकूं। उस टाइम पे ये मेरी ज़िंदगी में आया। अब इसकी जो रिलेशनशिप जो थी, जैसे कि पायलट और को पायलट साथ में काम करते हैं, फ्लाइट के अंदर से यहाँ से उड़े और दूसरी जगह उतरे और अपने अपने घर चले गए। उनकी प्राइवेट ज़िंदगी अलग थी, मेरी अलग थी, ऑल दैट। तो ऐसे हम कोई दोस्ती की वजह से नहीं हुआ था, मगर काम करने में कभी हमने वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि कभी ये भी नहीं कहा कि भैया ये चलेगा, नहीं ये नहीं, ये चलेगा नहीं, इट शुड बी वेरी गुड, आई मीन समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। मगर अब वो उनका क्या दिमाग में था या उनके क्या देखे वो तो मैं नहीं बता सकता। वो तो खैर आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। अगर एक स्टेज पे आके जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ, वो आप प्रिपेयर थे उसके लिए? नहीं, तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं। आपको एक अंदाज़ा आ गया था कि ये हो सकता है या होने वाला है, या इट केम टू यू एज सडन? नहीं, इतना शॉर्ट टाइम में हो जाए उसका एक्सपेक्ट नहीं किया था। डिड इट इम्पैक्ट यू इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ? इंडस्ट्री ने किस नज़रिए से इसको देखा? इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को तो मालूम नहीं था, तो जो बातें उड़ती हैं कि काम ये करता है, काम वो करता है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि काम ये करता है, काम वो करता है। दोनों साथ मिलकर काम करते थे और दोनों का कंट्रीब्यूशन होता था। मगर मेरा एक बड़ा प्रोफेशनल था, उसके अंदर वो था कंट्रीब्यूशन कि जो पिक्चर ले लिए उसको करके देना है, कंप्लीट करके देना, ये करना है, वो करना है। वो मेरे नेचर में है, वो उनके नेचर में नहीं है। वो देख लेंगे, कल देख लेंगे, आज देख लेते हैं, कल देखते थे। तो आपको पर्सनली कितना इफेक्ट किया है? नहीं, मुझे ज़्यादा इफेक्ट इसलिए हुआ कि ये मैंने एक पार्टनरशिप बनी थी, बड़े मेहनत से बनाई थी और काम भी किया था और बहुत लंबा था। For a lot of industry people also कि यार पीक पे इन्होंने ब्रेक किया, तो it didn't make sense actually. We should have gone for another 5 years at least. You also never suspected that there was an outside influence maybe on Javed Saab? No, you didn't. नहीं, कोई conspiracy थी, कुछ नहीं, हमको अलग रखने तो ये it is good to लोगों को खुशी बहुत हुई है। लोगों को ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी उसमें आ गए थे हम, उसमें पोजीशन में। वी यूज्ड टू रिकमेंड ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ द फिल्म। कहीं ना कहीं जाके जब ये स्प्लिट होते ही जावेद साहब के पास इंडस्ट्री काफ़ी काम था, इंडस्ट्री चले गया था। वो सारे के सारे जो प्रोड्यूसर जो थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे वो उधर ही चले गए, सारे वहाँ चले गए। आपके पास काम नहीं था और ना ही आपको काम मिला। एक तो था कि काम नहीं था उस वक्त, था काम जो मिल रहा था वो मैंने लेना नहीं चाहता था। उनकी फिरोज़ खान की फिल्म में मुझे क्या उनके साथ मैंने काम करने की कोशिश भी की, मगर हाँ जाबाज टाइटल भी मेरा था वो। अच्छा उनको दिया था। अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम ये आई कि वो आए मेरे पास, महेश भट्ट और राजेंद्र कुमार जी,
और उसने कहा भी मुझसे महेश भट्ट ने कि मैं आपको फुल वो दूंगा, फ्रीडम, फ्री हैंड, ये आपके एरिया की कहानी है, आई विल फॉलो यू, एंड ही स्टेट विद दैट। जावेद साहब के किसी इंटरव्यू ने उन्होंने अगर उसको सम अप किया है कि हमारा रीज़न स्प्लिट का ये था कि फाइनली हमारे मेंटल कनेक्शंस जो थे वो कहीं ना कहीं वो थे भी नहीं कभी, एटलीस्ट वर्क वाइज कनेक्शन मतलब टूट गया था। आपको लगता है कि उनका वो रीज़न जस्टिफाइड था या वो रीज़न था? आई डोंट थिंक सो, इसलिए कि उसके बाद उन्होंने काम किया, मैंने भी काम किया, हम साथ काम करते रहते हैं। अभी भी अगर कोई काम अगर साथ लेंगे, किसी भी वजह से अगर काम लेंगे, क्वालिटी अलग ही होगी। अमेजिंग। उस टाइम पे जब आपका स्प्लिट हुआ, मुझे याद है मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त आपका शायद रोमांस भी हेलेन आंटी के साथ शुरू हो गया था या एक्सेप्टेबिलिटी का इशू था, और फिर आपके पास काम नहीं उस वक्त, तो दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस वक्त, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी नीड्स को प्रोवाइड करना, एंड यू आर अ राइटर। करके जिसकी प्रायोरिटी थी एक एक करके सबको हैंडल किया। आपने उस टाइम पे अपना गुजारा भी कैसे किया? आई रिमेंबर यू वर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रेस आल्सो एट दैट टाइम। मैंने बहुत से वो भी किए, अपना घोस्ट राइटिंग की भी की। सलीम जावेद की सिचुएशन से और इतना नाम कमाने के बाद ये जो आपके पास ये जो काम मिल रहा था, हर्ट करता था आपको? हाँ बिल्कुल, एक इंसान हूँ मैं भी जी, और ये सब चीज़ें होती हैं, मगर मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से लिया है कि कोई बात नहीं है। और जब नाम रिलीज़ हुई तो जितने लोग गए थे छोड़ के, वही सब वापस आए। डैडी, आपको हमने बचपन से देखा, आपकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग है, यू, और आपका एक टेक इट और लीव इट एटीट्यूड होता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपको हल्का सा जो सेटबैक हुआ था ब्रेकअप के बाद एक्सेप्टेबिलिटी का, वो आपकी पर्सनालिटी अपार्ट फ्रॉम योर राइटिंग वाज ब्लेम्ड फॉर इट? आई टेल यू वन थिंग, ये ब्लू है, ये दिस इज वाइट, तो मैं ये इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि वी आर वेस्टिंग टाइम, दिस इज वाइट एंड दिस इज ब्लू। सो इसको कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर एरोगेंस ऑफ क्लैरिटी। वो थी मेरे में, अभी भी है, कि जब यू थिंक दैट वुड हैव अफेक्टेड योर, लोगों को अच्छी नहीं लगती वो, नहीं लगती, मगर मैंने अपने आप को चेंज किया कि फिर मैं उसके बाद डिस्कस करने लगा, अच्छा भैया वाइट की क्यों नहीं है ये, तो वो मुझे ऐसा लगा कि इनको पार्टिसिपेशन चाहिए, कि देखो ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया ब्लू है और आप लेके चले जाएं, पैसे तो हमारे जा रहे हैं। तो मुझे मालूम हुआ सब में। दूसरी बात ये अच्छी है कि ये सारे के सारे जर्नी के अंदर मैं बिटर नहीं हुआ। मैंने कहा काम करूँगा, बहुत तगड़ा काम करूँगा, और मैंने किया, बिल्कुल किया। डैडी, आपके और जावेद साहब के एसोसिएशंस कुछ 16 साल के थे, उसमें से आपने साथ में करीब 15 फिल्में लिखी। उन 15 फिल्मों में से आपने करीब 9 फिल्में अमिताभ बच्चन साहब के साथ की। उनकी पहली फिल्म जंजीर थी। उस वक्त आपको ऐसा क्यों लगा कि बच्चन साहब शुड बी इन द फिल्म, कंसिडरिंग उस वक्त बच्चन साहब वाज नॉट द स्टार दैट ही बिकेम और इज टुडे? उसमें उनकी डेस्टिनी का भी बहुत हाथ है। वही एक स्क्रिप्ट थी जो कंप्लीट थी डायलॉग के साथ साथ ऑलमोस्ट, तो वो जिन लोगों को सुनाई, जैसे धर्मेंद्र साहब माइंड में थे, तो उन्होंने किसी वजह से नहीं की, जो उनको हमेशा अफसोस भी रहा इसका। देव साहब ने क्या उनके रीजंस थे वो पता नहीं लगे, उन्होंने स्पीच सुना। और फिर मुझे मौका मिला दिलीप साहब से इंटरव्यू करने का, तो मैंने दिलीप साहब से पूछा कि आपने बहुत सी पिक्चरें की हैं, ऐसी भी कुछ पिक्चरें हैं कि आपने छोड़ी हों और आपको अफसोस हुआ हो कि ये मुझे करना चाहिए थी? तो उन्होंने टाइम लिया थोड़ा और समझ गए कि मैं किसको कह रहा हूँ। तो कहने के हाँ भाई, 2 पिक्चरें मैंने की हैं ऐसी, ये छोड़ी हैं जिसमें मुझे अफसोस हुआ कि नहीं किए, एक प्यासा और एक तुम्हारी पिक्चर जंजीर। अच्छा, बच्चन साहब कैसे आए इस फिल्म के अंदर फिर? तो जब ये हुआ तो किसी को तो लेना ही था ना जी। तो उस ज़माने में ये भी आए थे, नए नए आए थे, एक्टर थे, तो एक्टर तो अच्छे थे ही, इसमें तो कोई शक नहीं, आवाज़ अच्छी थी, पर्सनैलिटी भी थी, वो सारी चीज़ें तो सूट करती थी। बाकी ये था कि इनके पिक्चरें जो फ्लॉप हुई वो ऐसी फिल्में अच्छी नहीं थी इसलिए फ्लॉप हुई हैं। अब वो एक्टर को ब्लेम लेना पड़ता है कि एक के बाद ऐसे 11 पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। एंड ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू लीव द इंडस्ट्री एंड गो ऑन। उस ज़माने की जितनी भी हीरोइन थी जो थोड़ी सेलेबल थी, अच्छी थी, वो कम काम करने को तैयार नहीं थी। अल्टीमेटली आई सजेस्टेड कि जया बच्चन को ले लो, शी विल डू इट एंड शी विल डू इट फॉर हिम। कहानी भी सुनाई जया को, मैंने जाके सुनाई कहानी, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। तो मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है आपका ज़्यादा, मगर अमिताभ बच्चन के लिए ये ऐसी कहानी है कि अगर ये मतलब ये टुकड़ के रख देगी।
पर उस टाइम के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर वो जंजीर आ गई है, और वो जंजीर जो चली है, So that was a turning point for Salim Javed also and for Amitabh Bachchan साहब also. नेचुरली वो तो एक ऑलमोस्ट टीम जैसी बन गई टीम बन गई थी. How was your experience working with Bachchan साहब? नहीं, एज एन एक्टर तो उसको कोई शिकायत नहीं थी। मतलब ये कि ही वॉज वेरी प्रोफेशनल। हमको लगता था कि ये ही विल डिलीवर द गुड्स, राइट। तो हम स्ट्रांगली उसको पुश करते थे। तो इतने साल के एसोसिएशन के बाद जब आपका स्प्लिट हुआ, कुछ सालों तक आई थिंक बच्चन साहब ने भी आपके साथ काम नहीं किया। ये जो थी रिलेशन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थी। कि आप जब बहुत बड़े स्टार हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे मिलना जुलना जो भी हो उससे रिलेशनशिप रखना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, जो कि उन्होंने शायद किसी वजह से नहीं किया। फाइनली जाके उन्होंने भी आपके साथ फिल्में की। वो ट्रांजिशन हुआ कैसे, जो ब्रेकअप के बाद? वो जो पिक्चर नाम रिलीज़ हुई जी, मनमोहन देसाई ने भी देखी नाम जी, और मनमोहन देसाई ने कहा कि मैं इनको लूँगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो कैसा रहा वो पीरियड जब साथ में वापस से काम किया गैप के बाद? तो ठीक है, नहीं ऐसा कोई इतनी कोई मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि मैं उनका बहुत बड़ा दोस्त हूँ या हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। उनका नेचर जो है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ ही ऐसा है जी, कि किसी को बहुत करीब आने नहीं देते। वो जी, प्रोफेशनली काम किया, बहुत अच्छी तरह काम किया। तो आपके पास एजुकेशन थी, फिल्मों की नॉलेज थी, राइटिंग का इंटरेस्ट था, तो कहीं ना कहीं आपने वो राइटिंग में आके आपने अपना नाम कमाया। सलमान जब एक्टर बनना चाह रहा था तो उस वक्त आपके क्या फियर्स या रिजर्वेशन थे, कंसिडरिंग कि आपने खुद ने इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया था? वो चाहता था मैं कि एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी फिर आए। वहाँ कॉलेज में रोज़ रोज़ जाना है, लड़कों से मिलना, इतना बात करना, इतने लोगों के साथ घूमना, वो इटसेल्फ इज एन एजुकेशन। राइट। वहाँ उसमें वो कभी डायरेक्टली काम नहीं आती, उसके खिलाफ नहीं था मैं कभी भी। कहीं ना कहीं आपको लगा था कि इतना बड़ा स्टार बन जाएगा और रहेगा इतने सालों? When I saw his first film, तो मुझे ये लगा कि इसके अंदर स्टार क्वालिटीज़ हैं 100%, मगर ये भी साथ साथ था कि इसके मैं नेचर को भी जानता था कि ही नेवर टू एनीथिंग सीरियसली एंड ऑल दैट, ही हैज़ गॉट ऑल दी पोटेंशियल। तो मुझे ये लगा ये 100% बन जाएगा स्टार, और अगर इसको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है तो ये खुद ही कि अभी भी अगर ये जो भी उसका करियर बाकी है अभी भी उसको ये सीरियसली लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई ये कमाल का अचीवमेंट सलमान ने किया है? 100%। आई मीन एज एन एक्टर ही इज इम्प्रूव्ड, इसलिए कॉन्फिडेंस भी है एंड इम्प्रूव भी है। तो सुल्तान के अंदर बहुत अच्छा रोल था, बहुत ही अच्छा उसका वो था। बजरंगी भाईजान में उसने बहुत अच्छा काम किया। कहीं उसकी सक्सेस में आपका कंट्रीब्यूशन है? मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं बताता हूँ ये मत करो। ये उनमें से हैं कि इनको वो प्रॉब्लम के बाद पता लगता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये नहीं हो सकेगा, तो वहीं मैं रोकना चाहता हूँ। एंड वो सब में अच्छे से इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अच्छी स्क्रिप्ट करे, सुन के अच्छी स्क्रिप्ट करके हाँ ये इसके अंदर मुझे है कुछ मतलब दिखाने का। सलमान की सक्सेस से आपको कितना फ़र्क पड़ा है? ये हर आदमी से किसी से भी पूछोगे कि जब उसका बेटा उसके आगे निकलता है तो उसको बहुत खुशी होती है जी, समझे। तो इसकी सलमान की जो सक्सेस है नेचुरली हर किसी भी बाप को बहुत खुशी होती है। हाँ। मुझे भी है खुशी है उसकी सक्सेस की। जी हाँ। सलमान इज़ एन अचीवर, दुनिया की नज़र में बहुत बड़ा स्टार है, सक्सेसफुल है। उसके कंपैरिजन में आपके बाकी के बच्चे इंक्लूडिंग मी, वी आर नॉट सो सक्सेसफुल। कहीं ना कहीं आपको लगता है, डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि मेरे बाकी के बच्चे उतना नहीं अचीव कर पाए? अगर उनका एफर्ट देखता हूँ मैं कई मरतबा कि ये भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। इन्होंने भी इतनी मेहनत की, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। कब होगा? आई फील हैप्पी, आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ऑल्सो। चलो ठीक है, अच्छा कि अपना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि दे शुड कि कर रहे हैं। हाँ। ये मेहनत कर, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। खान परिवार के बारे में ये किसी से भी पूछोगे तो उनको लगता है कि गैलेक्सी में ही रहते हैं। लेकिन आपने बहुत पहले एक बात कही थी हमसे कि जब तक तुम लोगों की शादियां ना हो तब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम लोगों की शादियां हो जाएं ये घर जो है छोड़ दो, भले सुबह से लेकर शाम तक आ जाओ। और आप ये बिलीव करते थे इससे एक्चुअली और क्लोजनेस होती है। अलग रहने से एक मोहब्बत भी बढ़ती है जी। आपस के अंदर, किधर भाई आज क्यों नहीं आया, किधर है, कहाँ है, नहीं वो गया हुआ है, ऑल दैट यू नो यू कम टू नो। ये जो
कोई आता घर में तो उसको भी थोड़ी सी फ्रीडम मिलना चाहिए ना। अगर यहाँ ही के तो थोड़ी कि यहाँ रहने से ही कोई लव जाहिर होगा, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर प्राइवेसी। आपने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत एहतियात की कि बच्चे मेरे इंडिपेंडेंट हो, मेरे से भले ही आके मेरे एक्सपीरियंस का एडवाइस ले लें, बट अपने सारे डिसीजंस खुद लें। उस ज़माने के कुछ लोगों की कहावतें थीं और ऐसी कुछ हैं कि बच्चों को खिलाफ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह। हाँ, मतलब ये क्या क्या है ये। तो हम डरते थे अपने फादर से बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे बच्चे मुझसे डरेंगे नहीं, समझे। दे कैन कम एंड डिस्कस एनीथिंग विद मी। और जिन लोगों ने ये नहीं किया है उनका घर टूट गया है। आप अपना राय देने के बाद इंसिस्ट नहीं करते हो कि मेरे राय को फॉलो करो? आपको राय दे दी, अभी आप इसके को मानो या ना मानो, ये मत करो। इतना ही होता है कि ये मत करो। हमारे फैमिली का एक ऑलमोस्ट एक मिसाल बनती है कि भाई रिलीजन इज द लास्ट रीजन फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कॉर्डेंट नोट। रिलीजन है ही नहीं। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि आप कंसल्टेशन के अंदर आपका नाम आता है, जब महाभारत के टाइटल्स आते हैं तो आपने पढ़ी है महाभारत? रामायण को और महाभारत को एक इल्म की किताब समझ के पढ़ा है, और मेरे काम में, मेरी राइटिंग के अंदर इतना काम आया है कि वो पूछो मत कि ऐसी सिचुएशन पे रामायण में क्या हुआ था, ऐसी सिचुएशन के ऊपर महाभारत में क्या हुआ था। वो आज भी जब मैं देखता हूँ तो कहता हूँ, अगर फंस जाता हूँ कहीं तो देखता हूँ कि महाभारत में क्या हुआ था। महाभारत इज़ द ग्रेटेस्ट स्क्रीन प्ले एंड रामायण इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज। अमेजिंग। इस साल माशाल्लाह आप 87 के हो जाएंगे। एक एडवाइस जो आप दे सकते हैं कि सक्सेस और फेलियर इन दोनों को कैसे हैंडल करना चाहिए जब हो अपनी ज़िंदगी के अंदर? मुश्किल है हैंडल करना सक्सेस को। अच्छा, फेलियर के अंदर तो आदमी सोचता रहता है कि मैं कैसे निकलूँगा, समझे। सक्सेस से दिमाग ख़राब हो जाते हैं। एक हॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने कहा है, सक्सेस हैज़ डिस्ट्रॉयड मोर पीपल देन फेलियर्स। सक्सेस जो है ये डेंजरस है। तो इससे क्या सीख लेना चाहिए? इसका क्या मतलब डिसिप्लिन क्या आना चाहिए? ह्यूमिलिटी इज दी ओनली थिंग। अपना ये पुराना तो वक्त याद रखो और कहो कि ये मैं नहीं करूँगा, ये सब ये लोगों को बिठाना, ये चक्कर देना, जो लाइफस्टाइल जो है हमारा, हम अब सबको दिखाना भी चाहेंगे और सबको बताना भी चाहेंगे कि ये टैटू की दुकान पे गए और वहाँ जाके इन्होंने कहा कि डैडी मैं टैटू की दुकान पे आया हूँ और मुझे कुछ लिखवाना है। तो मैंने कहा लिखो, लव ईच अदर और पेरिश। वो इनके इधर राइट शोल्डर पे है। अभी तो मैंने जैकेट और शर्ट पहना, नहीं तो मैं दिखा देता। दिखा सकते हो अभी। ये जब मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कोई एक सेइंग लिखनी है या कोई फ्रेज लिखना है, तो आपने मुझे ये क्यों रेकमेंड किया था? यानी यही हमारी फिलॉसफी है। अभी हम भी क्या, लव से ही जनता है। सही है सब। डैडी, आपकी बातें सुनते बहुत अच्छा लग रहा है, और वाइंडिंग अप दिस इंटरव्यू में आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक इंडस्ट्री में आने वाले न्यू कमर्स या राइटर्स जो हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? पढ़ाई, रीडिंग। कोई पढ़ते नहीं आजकल, कहाँ से आएगा मटेरियल? जी। हमारे ज़माने में लोग पढ़ते थे। किताब मिलती थी उनकी गाड़ी के अंदर, उनके घर के ऊपर एक छोटी सी वो हुआ करती थी लाइब्रेरी। लॉट ऑफ पीपल यूज टू रीड। एक दूसरे को रिकमेंड करते थे कि अरे तक वो किताब मैंने पढ़ी, पढ़ो, ऑल दैट। डू यू हैव एनी डिसअपॉइंटमेंट्स एंड रिग्रेट्स? ऑन द कॉन्ट्री, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर जो भी कुछ मुझे मिला है, वो मैं ये समझता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिला मेरा, एंड आई हैव अचीव दैट। एक हैप्पीनेस जो है घर के अंदर है, आज सब खुश हैं, एवरीबॉडी। डैडी, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपसे तो हर रोज़ बातें होती है, लेकिन एक थोड़ा सा प्रोफेशनली आपके साथ बात करना, आप स्टूडियो में आए मेरे साथ, ओपनिंग अप एंड स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट, एंड स्पीकिंग honestly, candidly and truthfully. Thank you so much. Love you. Love you too.